हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम प्रीलिम 2023 के हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग प्रीलिम के लिए हिस्ट्री को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। उन क्वेश्चन के सोर्सेस क्या है। उसके बाद क्वेश्चन से जुड़े हुए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उन्हें कैसे पढ़ना है और उनमें से कौन से डायमेंशन हमें याद रखने हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस साल के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में जो कीवर्ड्स है और ऑप्शन में जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को हमें अपकमिंग प्रीलिम के लिए कैसे यूज करना है और हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसे सभी क्रूशियल पॉइंट जो क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं उन्हें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद इंडियन हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं, उन सोर्सेज को किस सीक्वेंस में पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज फंडामेंटल सोर्स कौन सा है, उस फंडामेंटल सोर्स को किन सोर्सेज से सप्लीमेंट करना है और कैसे करना है। ऐसे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सोर्सेज से जुड़े हुए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज के बाद हम डिस्कस करेंगे कि उन सोर्सेज को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। इंडियन हिस्ट्री के ज़्यादातर सोर्सेज एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। तो सबसे पहले समझेंगे कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से कैसे पढ़ने हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछती है उन क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है, कैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जान सकते हैं कि हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है, उन टॉपिक में से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट कौन से है, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि ओवरऑल हिस्ट्री को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन से हम कैसे हिस्ट्री के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस डिस्कशन से आपको हिस्ट्री के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। इस डिस्कशन में हम प्रीलिम 2023 के हिस्ट्री क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से जुड़े हुए 4 इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे। सबसे पहला है कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में वो सवाल सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड है उस क्वेश्चंस के सोर्सेज कौन से थे। थर्ड है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है और उन टॉपिक को कैसे पढ़ना है। फोर्थ है अगले आने वाले प्रीलिम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे यूज करने हैं। ये चारों सवाल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे हमें क्लियरिटी आ जाए और हिस्ट्री के लिए हम प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है धान्य कटक जो महासंघिका सेक्ट के अंडर एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में फ्लरिश हुआ था, वो ऑप्शन में दिए हुए रीजन में से किस रीजन में था। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे।
एंशियंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में पूछे जाते हैं। इस वजह से एंशियंट हिस्ट्री को उसी तरह से प्रिपेयर करना होता है। अगर हमने एंशियंट हिस्ट्री को उसी तरह से प्रिपेयर नहीं किया हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में नहीं दे सकते। क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्वेश्चन के सोर्सेस कौन से हैं। क्वेश्चन के सोर्सेस से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है, जैसे कि यूपीएससी कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सेट करती है, यूपीएससी किस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होने से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। इस क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन का एक मैप दिया है। उस मैप में धान्य घटक मेंशन है। अगर हमने हिस्ट्री को ठीक से प्रिपेयर किया हो और उसे समझा हो तो हमें जो ऑप्शन में रीजन दिए हैं उन्हें मैप में हम ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गांधार रीजन है, ये मगध रीजन है, ये कलिंग रीजन है और ये आंध्र रीजन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धान्य घटक आंध्र रीजन में आता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्रा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यूपीएससी अक्सर हिस्टोरिकल प्लेसेस की ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछती है। ये बात ध्यान में रखकर हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं उन्हें मैप में पहले से ही ट्रेस करके रखना है, ताकि एग्जाम में उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें ठीक से हम अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन से जुड़े हुए दो और इम्पोर्टेंट सवाल हम देखने वाले हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उन्हें कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बुक से एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर रिलीजियस साइट्स और सेंटर्स से क्वेश्चन पूछती रहती है, खासकर बुद्धिस्ट और जैन साइट से। इस वजह से रिलीजियस साइट्स प्रिपेयर करते वक्त कुछ डायमेंशन हमें याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहला है उस साइट का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उस साइट से एसोसिएटेड जो किंग और डायनेस्टीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। उस साइट पे किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस था ये पता होनी चाहिए। उस साइट के आर्किटेक्चर फीचर्स और जियोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। ये डायमेंशन साइट से जुड़े हुए पता होने से उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट सवाल है कि आने वाले प्रीलिम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूज करना है। यूपीएससी अक्सर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होते हैं और ऑप्शन होते हैं उनमें जो थीम्स और कीवर्ड्स होते हैं उनसे आने वाले प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बनाती है। इस वजह से उन कीवर्ड्स और थीम को हमें पहले से ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस साल के क्वेश्चन से कौन से कीवर्ड्स और थीम्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले देखना है प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर कौन से है, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें पढ़ना है और समझना है। उसके बाद महासंघिका सेट के बारे में पढ़ना है और ऑप्शन में दिए हुए जो भी प्लेसेस है उनके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखने हैं। ये सभी कीवर्ड्स और थीम्स प्रिपेयर करने के बाद उनसे जुड़े हुए और उनसे सिमिलर जो भी थीम्स और कीवर्ड्स है वो भी प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बुद्धिस्ट सेंटर्स पूछे तो हमें जैन सेंटर भी पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन में महासंघिका सेक्ट के बारे में पूछा गया था तो हमें बुद्धिस्ट अदर सेक्ट्स कौन से है इसके बारे में भी पढ़ना है और उसके साथ साथ जैन सेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। क्वेश्चन से जुड़े हुए ये चारों सवाल जो हमने देखे हैं और डिस्कस किए हैं उनसे हमें हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में पता चलता है और वो हिस्ट्री वैसे ही प्रिपेयर करनी है। ये एंशियंट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में
बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो स्तूपा का कंसेप्ट है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्तूपा जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलीज थे। और थर्ड स्टेटमेंट है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्तूपा वोटिव और कमोमोरेटिव स्ट्रक्चर थे। स्तूपा के बारे में दिए हुए स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में डायरेक्टली मेंशन है। इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्तूपा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट दिए हैं। अगर ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डिटेल में पढ़ी होती और उसे समझा होता और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट थे उन्हें याद रखा होता तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते। इस क्वेश्चन में से दो ऐसे स्टेटमेंट है कि जो जनरल थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में से फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। इसमें मेंशन है द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा होता और ठीक से समझा होता तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे। इस वजह से एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उन्हें डिटेल में पढ़ना है और समझना है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है उन्हें याद रखना है। आने वाले प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर साइट से उन्हें डिटेल में प्रिपेयर करना है। आर्किटेक्चर साइट प्रिपेयर करते वक्त कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन हमें याद रखने हैं। उसमें से है आर्किटेक्चर साइट का टाइम पीरियड क्या है, उससे एसोसिएटेड किंग्स और डायनेस्टीज कौन सी है, उस साइट पे किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, उस साइट के आर्किटेक्चर फीचर्स क्या है और ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ऐसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन आर्किटेक्चर साइट्स के बारे में पता होने चाहिए। उसके बाद अपकमिंग प्रीलिम के लिए इस साल के क्वेश्चन में से कौन से थीम्स और कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं ये देखते हैं। आने वाले प्रीलिम के लिए हमें स्तूपा के बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट स्तूपा कौन से है ये देखने हैं। उसके साथ साथ स्तूपा में किसके रिलिक्स रखे जाते थे ये भी देखना है, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्तूपा के अलावा कौन से स्ट्रक्चर है ये भी देखना है, उन्हें प्रिपेयर करना है। एंशियंट हिस्ट्री से जो भी सवाल आते हैं वो माइन्यूट डिटेल में आते हैं, इस वजह से उसे उसी तरह से प्रिपेयर करना है। ये एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एंशियंट साउथ के कुछ प्लेसेस दिए हैं, कोरकाय, कुम्भवार, मुजरिस, और पूछा है कि ये प्लेसेस किस किस चीज के लिए जाने जाते थे। क्या ये कैपिटल सिटीज थी, फोर्ट्स थे, आयरन एंड स्टील मेकिंग सेंटर्स थे, जैन तीर्थंकराज के श्राइन थे। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो इसका आंसर है हाँ। ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में साउथ इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स के बारे में एक सेपरेट चैप्टर है। उस चैप्टर में ट्रेड और कॉमर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है वो वहाँ पर मेंशन है। उन फैक्ट्स से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन में पूछे गए जो भी प्लेसेस है वो प्लेसेस साउथ इंडिया के पोर्ट्स थे। इस एनसीईआरटी के अलावा जिसने उससे भी पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी हो उसमें भी साउथ इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स के बारे में एक चैप्टर है। उसमें ये जो प्लेसेस दिए हैं उनका मैप भी है। उसके साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उनमें ये प्लेसेस मेंशन है। इससे पता चलता है कि जो क्वेश्चन में प्लेसेस दिए हैं वो पोर्ट सिटीज थी। एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उन्हें कैसे पढ़ना है ये देखते हैं।
एंशियंट हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त हमें एंशियंट हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे और टाउन थे उन्हें प्रिपेयर करना है। पोर्ट्स एंड टाउन्स प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उनका टाइम पीरियड, उनका नाम, किस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, एसोसिएटेड किंगडम्स और डायनेस्टी कौन सी थी, और उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये डायमेंशन हमें पोर्ट्स एंड टाउन के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन से कौन से थीम्स और कीवर्ड्स हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगले साल के लिए हमें साउथ इंडिया की जो भी कैपिटल सिटीज है उन्हें प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे उस पोर्ट से किन देशों के साथ हमारे रिलेशंस थे और किस चीज़ों का व्यापार होता था ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ जैन तीर्थंकराज के श्राइन कौन कौन से थे और किनके श्राइन थे ये भी याद रखना है और उन्हें प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस दी है वट्टकिरुतल जो संगम पोएम में मेंशन है और ऑप्शन में कुछ प्रैक्टिसेस दी है और पूछा है इनमें से किस प्रैक्टिस को वट्टकिरुतल कहा जाता था। फर्स्ट प्रैक्टिस है किंग्स एम्प्लॉइंग वुमन बॉडीगार्ड। सेकेंड प्रैक्टिस है लर्न पर्सन असेंबल इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर। थर्ड प्रैक्टिस है young girls keeping watch over agriculture field and driving away birds and animal. Fourth practice है a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to the death. इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। यूपीएससी अक्सर टर्मिनोलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछती है वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में पूछती है। अगर ये टर्मिनोलॉजी हमें पता हो तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में दे सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड था वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया की उपेंद्र सिंह जी की बुक जो है उसमें एंशियंट इंडिया से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें डिटेल में डिस्कस किया गया है। उस बुक में ही संगम लिटरेचर के बारे में डिस्कशन है। उसमें क्वेश्चन में पूछी गई जो प्रैक्टिस है उसका मतलब बताया गया है। वट्टकिरुतल का मतलब है अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू द डेथ। इस वजह से ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर ऑप्शन डी। एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अब ये हम देखते हैं। यूपीएससी अक्सर टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछती रहती है। इस वजह से उसे एग्जाम के लिए उसी तरह से प्रिपेयर करना है जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं। सबसे पहला है कि उस टर्म और कंसेप्ट का मतलब क्या है, वो कंसेप्ट किस एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल और कल्चरल। और उसके साथ साथ वो टर्म और कंसेप्ट किस डायनेस्टी और किंग के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी डायमेंशन जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए वो हमें पता होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में से अगले साल के लिए कौन सी थीम्स और टर्म्स हमें प्रिपेयर करनी है। अगले साल के लिए हमें ये देखना है कि संगम पोएम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो क्या है, उन्हें समझना है, याद रखना है ताकि एग्जाम में संगम लिटरेचर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट जो यूपीएससी पूछती है वो कभी कभी स्टैंडर्ड बुक में हमें नहीं मिलती, इसलिए कुछ रेफरेंस बुक हमें रेफर करने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ डायनेस्टीज दी है, होयसाल, गढ़वाल, काकतिया, यादवा, और पूछा है
अर्ली 8th सेंचुरी एडी में इनमें से कितने डायनेस्टी ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यूपीएससी पिछले कुछ सालों से मिडिवल हिस्ट्री से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रही है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन जिन फैक्ट पे डिपेंड होते हैं वो फैक्ट एक ही जगह कॉन्सोलेटेड नहीं होते, वो 2-3 सोर्सेस में और इम्पोर्टेंट टॉपिक में स्कैटर्ड होते हैं। अगर इन फैक्ट को हमने ठीक से पढ़ा हो और समझा हो तो ही ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी और ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे। क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो मिडिवल हिस्ट्री के लिए लिखी गई है, वहाँ से हमें थीमेटिकली और क्रोनोलॉजिकली इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जा सकते हैं। उन फैक्ट को समझकर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। इस क्वेश्चन में जो डायनेस्टीज दी है उनका टाइम पीरियड पूछा है कि क्या वो अर्ली 8th सेंचुरी एडी में एग्जिस्ट करती थी। क्लास 7 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अर्ली 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने किए गए मिलिट्री कैंपेन का एक मैप है। उसमें यादवाज, काकटिया और होयसाल किंगडम मेंशन है। इससे ये पता चलता है ये तीनों किंगडम अर्ली 14th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 12th सेंचुरी के बाद जब पार्थियन एम्पायर टूट गया था और राजपूत स्टेट एग्जिस्टेंस में आए थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। उसमें कनौज के गढ़वाल के बारे में बताया गया है, यानी कि गढ़वाल 13 सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे। इससे ये पता चलता है कि जो डायनेस्टीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो 8th सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस वजह से जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाता है। अब देखते हैं कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर किंगडम और डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछती है। इस वजह से उसे प्रिपेयर करते वक्त कुछ डायमेंशन हमें याद रखने हैं। उसमें से कुछ डायमेंशन यहाँ पर लिखे हैं। इस डायमेंशन से भी सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि किंगडम और डायनेस्टी का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उसके एसोसिएटेड किंगडम कौन से है ये पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है, उस डायनेस्टी पे या किंगडम पे किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल कंडीशन क्या थी। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेम्प्रेरी किंगडम और डायनेस्टीज कौन सी थी और उस डायनेस्टी का या किंगडम का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या था। ऐसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन पता होने से उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन से कौन से कीवर्ड्स और थीम को हमें अगले आने वाले प्रीलिम के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखना है कि अर्ली 18th सेंचुरी में कौन से किंगडम एस्टेब्लिश हुए थे, उनकी डायनेस्टीज कौन सी थी। उसके साथ साथ क्वेश्चन के ऑप्शन में जो डायनेस्टीज दिए उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट देखने हैं। इस क्वेश्चन में लिटरेरी वर्क और ऑथर के कुछ पेयर्स दिए हैं। सबसे पहला पेयर है देवी चंद्रगुप्तम पिल्लन। सेकंड पेयर है अमीर महाकाव्य नई चंद्र सूरी। थर्ड पेयर है मिलिंद पन्ना नागार्जुन। फोर्थ पेयर है नित्य वाक्यामृत सोमदेव सूरी। और पूछा है दिए हुए पेयर में से कितने पेयर करेक्टली मैच है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में क्या सॉल्व कर सकते थे। यूपीएससी अक्सर लिटरेरी वर्क से जो भी क्वेश्चन पूछती है वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में पूछती है। अगर वो फैक्ट हमें पता हो तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी और ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे। क्लास 11 की एंशियंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। उस टेक्स्ट बुक में हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में एक चैप्टर है। उसमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो दिए हुए। अगर वो फैक्ट और कंसेप्ट हमें पढ़े हो तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो देखते हैं कि पेयर में दिए हुए लिटरेरी वर्क के ऑथर कौन है। तो सबसे पहला लिटरेरी वर्क है देवी चंद्रगुप्तम। ये विशाख दत्त ने लिखी है, ना कि बिलन ने। इस वजह से ये पेयर गलत हो जाता है। सेकंड पेयर है अमीर महाकाव्य। यूपीएससी ने कहा है विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ये मिडिवल हिस्ट्री से लिटरेरी वर्क है जो नए चंद्र सूरी ने ही लिखी है। इस वजह से ये पेयर सही हो जाता है। थर्ड पेयर है मिलिंद पन्ना नागार्जुन। मिलिंद पन्ना नागार्जुन ने नहीं तो नागसेन ने लिखी है। इस वजह से ये पेयर गलत हो जाता है। थर्ड पेयर है नीति वाक्यामृत जो सोमदेव सूरी ने ही लिखी है। इस वजह से ये पेयर सही हो जाता है। तो जो चार पेयर दिए उनमें से सिर्फ दो ही पेयर सही है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 यानी कि आंसर बी हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर इम्पोर्टेंट लिटरेचर वर्क से और इम्पोर्टेंट ऑथर से क्वेश्चन पूछती है और बहुत ही माइन्यूट डिटेल में पूछती है। इस वजह से ये टॉपिक प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि उस लिटरेचर वर्क और इम्पोर्टेंट ऑथर का टाइम पीरियड क्या है। उस लिटरेचर वर्क का सब्जेक्ट या थीम कौन सी है। उससे एसोसिएटेड किंग्स और डायनेस्टीज कौन सी है। क्या वो लिटरेचर वर्क रिलीजियस है या सेक्युलर है, ये भी पता होना चाहिए। लिटरेचर वर्क से ये डायमेंशन पता होने से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन में से जो थीम्स और कीवर्ड्स है उसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो हमें अगले साल के लिए जो भी एंशियंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो पता होने चाहिए, किसने लिखी है और उसका सब्जेक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। उसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट ऑथर है उनके लिटरेरी वर्क भी पता होने चाहिए। जो पेयर में लिटरेरी वर्क दिए हैं उनके सब्जेक्ट या थीम क्या है ये पता होना चाहिए। और जो ऑथर दिए हैं उन ऑथर के अदर इम्पोर्टेंट वर्क क्या है ये पता होना चाहिए। ये पता होने से ये टॉपिक सफिशिएंटली कवर हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, लिटरेचर मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए यूपीएससी अक्सर प्रीलिम में लिटरेचर से क्वेश्चन पूछती रहती है। तो ये बात ध्यान में रखकर उसी तरह से प्रिपरेशन करना है। इस क्वेश्चन में एंशियंट इंडिया के कुछ रिलीजियस सेक्ट्स दिए हैं और पूछा है इनमें से किस रिलीजियस सेक्ट का कोर बिलीफ है कि सोल एनिमल और प्लांट लाइफ के साथ साथ नेचुरल ऑब्जेक्ट में भी एग्जिस्ट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यूपीएससी अक्सर रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछती है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस वजह से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। एंशियंट इंडिया के जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, क्लास 7 के हो या क्लास 11 के हो, उसमें इन रिलीजन सेक्ट के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन किया गया है। उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो वहाँ पर मेंशन है। अगर हमने उसे ठीक से पढ़ा हो और समझा हो तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन रिलीजियस सेक्ट के बारे में जो भी कोर बिलीफ है उन्हें मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल हम बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। जिस तरह से बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पर दिया है, उसी तरह से जैनिज्म, शिविज्म और वैष्णविज्म के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर हमने उसे ठीक से पढ़ा हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है जैनिज्म। उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर रिलीजियस सेक्ट्स और फिलोसफी के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछती है। इस वजह से उसे उसी डिटेल में प्रिपेयर करना जरूरी है। फिलोसॉफी और रिलीजियस सेक्ट प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद रखने हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उस रिलीजियस सेक्ट की कोर फिलोसॉफी क्या थी, उससे एसोसिएटेड टर्म्स और कंसेप्ट कौन से थे, उससे जुड़े हुए अदर सेक्ट्स कौन से हैं, उनकी प्रिंसिपल और बिलीफ क्या है, एसोसिएटेड पर्सनैलिटी कौन सी है, उससे एसोसिएटेड लिटरेचर कौन से है, उससे एसोसिएटेड किंग्स और डायनेस्टीज कौन सी है। इतने इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद होने से ये टॉपिक होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में से कौन से कीवर्ड्स और थीम्स हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में कौन से रिलीजियस सेक्ट्स थे, उनकी कोर फिलोसॉफी क्या थी, उनके साथ साथ एसोसिएटेड पर्सनालिटी, किंगडम्स और उनसे जुड़े हुए लिटरेचर हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन में जो रिलीजियस सेक्ट्स दिए हैं उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेक्ट्स के उनके सोल के बारे में बिलीफ क्या थे ये भी पता होना चाहिए। रिलीजियस सेक्ट्स और फिलोसॉफी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो कल्चर का भी एक पार्ट है। इसके वजह से उसे उसी तरह से हमें प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में विजयनगर एम्पायर के कुछ रूलर्स दिए और पूछा है इनमें से किस रूलर ने तुंगभद्रा रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट किया था और रिवर से लेकर कैपिटल सिटी तक कैनल कंस्ट्रक्ट किया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यूपीएससी अक्सर विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछती रहती है, इस वजह से उसे डिटेल में प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर उसी तरह से हमने प्रिपेयर किया हो तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो वहाँ पर मेंशन है। इसी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट रूलर है विजयनगर के उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो वहाँ पर मेंशन है। उसमें से ही एक इम्पोर्टेंट रूलर है देवराया वन। उनके बारे में जो फैक्ट दिए हैं उन फैक्ट में मेंशन है कि उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया था तुंगभद्रा रिवर पर और उसके साथ साथ रिवर से लेकर कैपिटल सिटी तक कैनाल कंस्ट्रक्ट किया था। तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन पूछी है उसका सही आंसर है देवराया वन। विजयनगर के जो भी इम्पोर्टेंट रूलर है उनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उसे कैसे प्रिपेयर करना है। यूपीएससी अक्सर जो भी इम्पोर्टेंट किंग्स है उनके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछती है। इस वजह से उसे उसी तरह से हमें प्रिपेयर करना है। किंग और रूलर प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उस किंग का टाइम पीरियड क्या है, वो किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, उसका काम या अचीवमेंट क्या है, उससे एसोसिएटेड और कंटेम्प्रेरी किंग्स और डायनेस्टीज कौन सी है, उस किंग पर किस रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस था, उससे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज कौन सी है, लिटरेचर कौन सा है, उसने किस आर्किटेक्चर को कंस्ट्रक्ट किया था, ये पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन से हमें अगले आने वाले प्रीलिम के लिए क्या प्रिपेयर करना है।
तो सबसे पहले प्रिपेयर करना है कि विजयनगर एम्पायर के इम्पोर्टेंट रूलर कौन से हैं, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। उससे साथ साथ ऑप्शन में जो भी किंग्स दिए हैं उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है ये पता करने हैं और उन्हें याद रखना है। और लास्ट में जो भी डायनेस्टी की और किंगडम की कैपिटल सिटी थी वो अगर किसी रिवर पर हो तो वो रिवर के बारे में और कैपिटल सिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, विजयनगर एम्पायर के बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो हमें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में मिडिवल गुजरात के कुछ रूलर्स दिए हैं और पूछा है इनमें से किस रूलर ने पोर्तुगीज को दीव दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यूपीएससी पिछले कुछ सालों से एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ रही है। अगर हमने उसी तरह से प्रिपरेशन किया हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कौन से सोर्सेज यूज करने थे। इसके लिए हमें क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और स्पेक्ट्रम की बुक जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लिखी गई है उन्हें रेफर करना था। इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो मेंशन है। उसमें मेंशन किया गया है कि बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था उसने पोर्तुगीज को दीव देने का प्रॉमिस किया था और उसके बदले पोर्तुगीज बहादुर शाह की मदद करने वाले थे हुमायूं जो मुगल एम्पायर था उसके खिलाफ। इससे यह पता चलता है कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसका सही आंसर है बहादुर शाह। अब देखते हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर यूरोपियन और कंपनीज के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछती ही रहती है, इसलिए उसे उसी तरह से प्रिपेयर करना है। यूरोपियन और कंपनीज प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, उनके ट्रेडिंग सेंटर पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कौन सी एसोसिएटेड है ये पता होना चाहिए, उनकी राइवलरीज और कन्फ्लिक्ट किसके साथ थी ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यूरोपियन कंपनीज की पॉलिसीज कौन सी थी और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये इम्पोर्टेंट डायमेंशन हमें यूरोपियन कंपनीज प्रिपेयर करते वक्त हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि गुजरात के मिडिवल के जो रूलर थे उन रूलर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है ये पता होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें पोर्तुगीज के बारे में भी पढ़ना है। इस क्वेश्चन में ब्रिटिश इंडिया के कुछ एक्ट दिए हैं और पूछा है इनमें से किस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ब्रिटिश एक्ट यूपीएससी प्रीलिम का ट्रेडिशनल टॉपिक है। यूपीएससी अक्सर जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट है और उनके जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है। इस वजह से इन एक्ट को और उनके प्रोविजन को हमें ठीक से पढ़ना चाहिए। अगर हमने ठीक से पढ़ा हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड था वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। ब्रिटिश एक्ट इंडियन पॉलिटी के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इन दोनों सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश एक्ट है और उनके प्रोविजन है उससे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है। इनमें से एक इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1833 का। उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसमें से एक प्रोविजन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इस वजह से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1833। अब हम ये देखते हैं
कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन पूछती रहती है। इस वजह से इन एक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है और समझना है। इन एक्ट को प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं और समझने हैं। सबसे पहला है कि इन एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, उस एक्ट से एसोसिएटेड कमिटीज या कमीशन कौन से थे, ब्रिटिश और इंडियन पर्सनालिटी एसोसिएटेड कौन सी थी, और इस एक्ट के बाद इंडियन कांग्रेस का रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या था। अगर हमने ये डायमेंशन पढ़े हो तो इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें आने वाले प्रीलिम के लिए कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयर करना है ब्रिटिश एक्ट को और उनके जो भी प्रोविजन है उन्हें प्रिपेयर करना है। ऑप्शन में दिए गए जो भी एक्ट है उनके इम्पोर्टेंट प्रोविजन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे और उनके टाइम पीरियड में कौन से इवेंट हुए थे ये पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और उनके टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से हुए थे ये पता होनी चाहिए। यूपीएससी अक्सर गवर्नर जनरल और ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन पूछती रहती है, इस वजह से उसे डिटेल में प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में कुछ पर्सनैलिटीज मेंशन है, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वोल्टर इलियट। और पूछा है ऑप्शन में जो एक्शंस दिए है उनमें से किस एक्शन के साथ ये पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी। फर्स्ट ऑप्शन है आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन, सेकंड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, थर्ड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। यूपीएससी ने जिन पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है वो पर्सनैलिटीज स्टैंडर्ड बुक में डिटेल में मेंशन नहीं है, कुछ ही जगह पर उनका रेफरेंस आया है। अगर उसी तरह से हमने ये पढ़ा हो तो ही हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थीम वाइज इंडियन हिस्ट्री डिस्कस की गई है। थीम वाइज जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उसी डिस्कशन में कुछ जगह पर इन पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र है। उसमें से एक पर्सनैलिटी है वोल्टर इलियट। उनके आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सनैलिटी मेंशन है क्वेश्चंस में वो पर्सनैलिटी आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन के बारे में है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन से है और उसे कैसे पढ़ना है ये देखते हैं। यूपीएससी अक्सर इंडियन और ब्रिटिश जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है। इस वजह से इन पर्सनैलिटीज को डिटेल में हमें पढ़ना है। उसमें पढ़ते समय हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं, उन पर्सनैलिटी का नाम और उनका कंट्रीब्यूशन। इंडियन पर्सनैलिटी जो भी फ्रीडम मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट से जुड़ी हुई है उनके नाम और उनका काम पता होना चाहिए। उससे साथ साथ जो भी ब्रिटिश पर्सनैलिटीज है, गवर्नर जनरल हो या स्कॉलर्स हो, उनका नाम और कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज है उन कमिटी के एसोसिएटेड जो भी पर्सनैलिटीज है उनका नाम और काम पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो पता होने से उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें आने वाले प्रीलिम के लिए स्टडी करनी है और प्रिपेयर करनी है। जो भी इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन स्टैंडर्ड बुक में मेंशन है वो हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ इंग्लिश प्रेस के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज के बारे में पता होना चाहिए।
इस क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दिए हैं आर्किटेक्चर साइट, और वो आर्किटेक्चर साइट किस चीज के लिए जानी जाती थी। फर्स्ट पेयर है बेसनगर शैवेद केव श्राइन, सेकंड पेयर है भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन, थर्ड पेयर है सित्तनवसल जैन केव श्राइन, और पूछा है इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशन में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। यूपीएससी आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही माइन्यूट डिटेल में क्वेश्चन पूछती है, इस वजह से उसे उसी तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर हमने उसी तरह से उसे प्रिपेयर ना किया हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड था वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। क्लास 11 की फाइन आर्ट की टेक्स्ट बुक में जो भी इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर आर्ट है उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो रिस्पेक्टिव टॉपिक में मेंशन है। अगर हमने उसी तरह से उसे प्रिपेयर किया हो, उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें समझा हो, याद रखा हो, तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। इनमें से जो भाजा है वो बुद्धिस्ट केव श्राइन है, चेतन वसल जैन केव श्राइन है, लेकिन बेसनगर ये शिवैत केव श्राइन नहीं तो वैष्णवी केव श्राइन है। इस वजह से ये पेयर गलत हो जाता है और क्वेश्चन में दिए हुए पेयर में से ओनली 2 पेयर करेक्टली मैच है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी अक्सर आर्किटेक्चर साइट से क्वेश्चन पूछती रहती है, इस वजह से इन आर्किटेक्चर साइट्स को डिटेल में पढ़ना और जो भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन है उन्हें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्किटेक्चर साइट प्रिपेयर करते वक्त हमें कौन से डायमेंशन याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहला डायमेंशन है उस आर्किटेक्चर साइट का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उस आर्किटेक्चर से जुड़े हुए जो भी किंग्स और डायनेस्टीज थे उनका काम और उनका नाम पता होना चाहिए। उस साइट पे किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस था ये पता होना चाहिए। उससे साथ साथ उस आर्किटेक्चर साइट के आर्किटेक्चर फीचर्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर साइट प्रिपेयर करते वक्त अगर हमने ये डायमेंशन याद रखे और समझे तो क्वेश्चन जो भी आर्किटेक्चर साइट से जुड़े हुए आते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस साल के क्वेश्चन में से कौन से कीवर्ड्स और थीम्स हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले देखना है कि एंशियन और मिडिवल के जो भी इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर साइट है वो कौन से है और वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए हुए जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स है उनके यूनिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। और लास्ट में कौन से शिव श्राइन है, कौन से बुद्धिस्ट श्राइन है, कौन से जैन श्राइन है, और इन रिस्पेक्टिव रिलीजियस के जो भी केव्स है उनके बारे में हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। आर्किटेक्चर को डिटेल में प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है 7th August is declared as a National Handloom Day. Second statement है it was in 1905 that स्वदेशी मूवमेंट was launched on the same day. और ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू अबो स्टेटमेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यूपीएससी पहले भी असर्शन और रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछती थी, वही सिमिलर पैटर्न यूपीएससी ने अभी फॉलो किया है। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, उनके टाइप क्या है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी न्यूज़ में होती है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है।
जो हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनालिटी गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है उनके बारे में न्यूज में डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए जाते हैं। अगर हमने वो डिस्कशन फॉलो किए हो तो हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड था वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती थी। जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनैलिटी न्यूज में आती है तो उनके बारे में न्यूज़पेपर में डिस्कशन किया जाता है। उस डिस्कशन में देखा जाता है कि वो इवेंट्स और पर्सनैलिटी क्यों न्यूज में है और उसके साथ साथ उसके हिस्टोरिकल सिनेरियो के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। अगर हमने 7 अगस्त को पेपर रेफर किया होता तो हमें पता चलता कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है और उससे जुड़े हुए जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे और फैक्ट्स थे वो हमें पता चलते। अगर वो वहाँ से रेफर नहीं किया होता और उनसे जुड़े हुए जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है उनके लिए जो भी हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक्स थे उनसे पता किया होता तो पता चलता कि नेशनल हैंडलूम डे का जो डे है 7 अगस्त उसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन में दिए हुए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनैलिटी गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए वो करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें हमें ठीक से पढ़ना है और समझना है। ऐसे टॉपिक पढ़ते समय हमें कुछ डायमेंशन याद रखने हैं कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि वो इवेंट और पर्सनैलिटी न्यूज़ में क्यों है। उसके साथ साथ उनका हिस्टोरिकल सिनेरियो देखना है, उनका टाइम पीरियड देखना है। अगर कोई इवेंट न्यूज़ में हो तो उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी देखनी है, उन पर्सनैलिटी का कंट्रीब्यूशन या वर्क देखना है। ऐसे डायमेंशन कवर करने से ये टॉपिक होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाता है और उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन से हमें अगले साल के लिए क्या प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। आने वाली प्रीलिम के लिए स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमें पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि करंट अफेयर हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वजह से उन्हें उसी तरह से प्रिपेयर करना है। एग्जाम के लिए हिस्ट्री का प्रिपरेशन करते वक्त क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से एग्जाम में 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवर द ईयर हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है ये पता होने से विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़े हुए आते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे होते हैं। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ रही है, लेकिन ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड होते हैं। लेकिन ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक ही जगह कॉन्सोलेटेड नहीं होती। अगर हमने सब्जेक्ट वाइज ठीक से प्रिपरेशन किया हो तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन जिन टॉपिक पे पूछे जाते हैं उन टॉपिक में से जो भी क्रोनोलॉजिकल और थीमेटिकल इम्पोर्टेंट फैक्ट है और कंसेप्ट है उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से जो भी टॉपिक होगा उसमें से हमें क्रोनोलॉजिकल और थीमेटिकल जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से इंस्पायर होते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाती है।
क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनका कंपोजिशन देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ओवर द ईयर डिक्रीज हुए हैं, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन मोर एंड लेस सेम ही है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त हमें पता होनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करते वक्त हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और कंसेप्ट है वो एक ही जगह कॉन्सोलेटेड नहीं है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट सब्जेक्ट वाइज 3-4 सोर्सेस में स्कैटर्ड है। इस वजह से हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करते वक्त हमारे लिए ये स्कैटर्ड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट एक ही जगह कॉन्सोलेटेड करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम उन फैक्ट्स और कंसेप्ट को ठीक से समझ पाए, याद रख पाए और उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम हम एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक से प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे ऑथेंटिक और फंडामेंटल सोर्स है क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बुक से सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टोरी समझनी है और बाद में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है उन्हें क्रोनोलॉजिकली और थीमेटिकली समझना है और याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट इस ओल्ड एनसीईआरटी में मिसिंग है उन्हें कवर करने के लिए 3 बुक्स रेफर करनी है। सबसे पहली बुक है क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। सेकेंड बुक है क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अवर पास 3। और थर्ड बुक है स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन तीनों बुक्स को रेफर करके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट ओल्ड एनसीईआरटी में मिसिंग है उन्हें यहाँ से कवर करना है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से सॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी टेक्स्ट बुक्स है उन्हें डिटेल में कवर करना जरूरी है। जो फैक्ट्स और कंसेप्ट इन तीनों एनसीईआरटी में मिसिंग है उन्हें कवर करने के लिए स्पेक्ट्रम की बुक की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। स्पेक्ट्रम के बुक में हर चैप्टर में कुछ बॉक्सेस और एंड में अपेंडिक्स दिए हैं। उन बॉक्सेस और अपेंडिक्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट दिए हैं। जो फैक्ट्स और कंसेप्ट तीनों एनसीईआरटी में मिसिंग है उन्हें यहाँ से कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए करंट अफेयर कवर करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम वो करंट अफेयर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स रेफर करना है। इन सारे सोर्सेज से मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक और डायनामिक पार्ट जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में पूछे जाते हैं। इस वजह से इन तीनों सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना और ध्यान से पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए सबसे फंडामेंटल सोर्स है क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक को डिटेल में पढ़ने के बाद उसे सप्लीमेंट करने के लिए क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आवर पास 1, इन दोनों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सप्लीमेंट करना है। एंशियंट हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी, पर्सनैलिटीज और लिटरेचर इन तीनों थीम्स के लिए उपेंद्र सिंह की बुक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर आते हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आते हैं। इस वजह से एंशियंट हिस्ट्री के करंट अफेयर कवर करने के लिए 3 सोर्सेस यूज करने हैं, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन और तीनों एनसीईआरटी।
ये सारे सोर्सेज यूज करने के बाद एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो मोर एंड लेस कवर हो जाता है। मिडिवल हिस्ट्री से ओवर द ईयर क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं, इस वजह से मिडिवल हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री का फंडामेंटल सोर्स क्या है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए फंडामेंटल सोर्स है क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक से सबसे पहले तो मिडिवल हिस्ट्री की स्टोरी समझनी है और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है उन्हें थीमेटिकली और क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर करना है, समझना है और याद रखना है। इस एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने के बाद उसे सप्लीमेंट करने के लिए क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अवर पास 2, इन दोनों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सप्लीमेंट करना है। मिडिवल हिस्ट्री से करंट अफेयर कवर करने के लिए 3 सोर्सेज यूज करने हैं, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन और तीनों एनसीईआरटी। इन सोर्सेज से मिडिवल हिस्ट्री मोस्ट ऑफ जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो कवर हो जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से इंस्पायर होते हैं। ये बात ध्यान में रखकर ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं। सबसे फंडामेंटल सोर्स है क्लास 11 की फाइन आर्ट की टेक्स्ट बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इस टेक्स्ट बुक को डिटेल में पढ़ना है और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है उन्हें समझना है और याद रखना है। कुछ थीम्स के लिए नितिन सिंघानिया की बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर को सिलेक्टिवली पढ़ना है और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसे उससे सप्लीमेंट करना है। करंट अफेयर कवर करने के लिए 3 सोर्सेज यूज करने हैं, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इन सारे सोर्सेज से आर्ट एंड आर्किटेक्चर सफिशिएंटली कवर हो जाता है। हमने अब तक सब्जेक्ट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज देखे हैं उन सोर्सेज से इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट है उन्हें सेग्रीगेट करना और बार बार रिवाइज करना। हिस्ट्री के लिए सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट सोर्सेज देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि उन सोर्सेज को कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज है उनमें सबसे ज्यादा सोर्सेज एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम के लिए लिखी गई है। इस वजह से उन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को यूपीएससी एग्जाम के लिए एज अ सोर्स यूज करने से पहले उन टेक्स्ट बुक को हमें एग्जाम के डिमांड के हिसाब से कन्वर्ट करना है और उसी तरह से उसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अब डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उन्हें यूपीएससी एग्जाम के लिए एज अ सोर्स यूज करने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए, यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस में और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या सिमिलरिटी है। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमने यूपीएससी एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लिए और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिए। उन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें यूपीएससी ने एक टर्मिनोलॉजी दी है पट्टकृतल और पूछा है उसका मीनिंग क्या है। यूपीएससी अक्सर टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछती रहती है। जिस तरह से यूपीएससी में टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट के मीनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी टर्मिनोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें यूपीएससी ने एक हिस्टोरिकल प्लेस दिया है धान्यकटक और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा है। यूपीएससी अक्सर जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है। उसी तरह से एनसीईआरटी में भी उस चैप्टर में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस के ज्योग्राफिकल लोकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
थर्ड क्वेश्चन है जो पेयर के रिलेटेड है। इस पेयर में कुछ हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज दिए और उनके लिटरेचर वर्क के बारे में पूछा गया है। यूपीएससी अक्सर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पेयर में क्वेश्चन पूछती रहती है। उसी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, इवेंट, टर्मिनोलॉजी और प्लेसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें स्तूपा के रिलेटेड फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। यूपीएससी अक्सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं उनके रिलेटेड फैक्चुअल स्टेटमेंट देती है और उनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है इसके बारे में पूछती है। उसी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक के रिलेटेड फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए होते हैं और उनमें से कितने स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू है इसके बारे में पूछा होता है। यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक है उनके रिलेटेड जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इन सारे डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सिमिलरिटी है। अगर एक रक्स हमें पता चला तो उसके हिसाब से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक यूपीएससी एग्जाम के लिए हम यूज कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है ये देखने के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से जान सकते हैं कि हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें पढ़ते समय किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए हमने क्लास 7 और क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस लिए। इन क्वेश्चंस से हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के डिमांड के हिसाब से हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट और कंसेप्ट पढ़ते समय किन चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ पेयर्स दिए होते हैं और ये पेयर्स हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इवेंट, टर्मिनोलॉजी और साइट से जुड़े होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस वजह से हिस्ट्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट पढ़ते समय हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इवेंट, टर्मिनोलॉजी और हिस्टोरिकल साइट के जो भी फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें इंपॉर्टेंस देना है और उन्हें ध्यान में रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए होते हैं और इन फैक्चुअल स्टेटमेंट के कुछ कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं। उन कीवर्ड्स के बिना वो फैक्चुअल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी एग्जाम में भी फैक्चुअल स्टेटमेंट ही दिए होते हैं और यूपीएससी उन फैक्चुअल स्टेटमेंट के कुछ कीवर्ड्स बदल कर वो फैक्चुअल स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर देती है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट पढ़ते समय उस फैक्चुअल स्टेटमेंट में जो कीवर्ड्स है उन्हें इक्वली इंपॉर्टेंस देना है और उन्हें याद रखना है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। इसमें भी कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए होते हैं और पूछा होता है इनमें से कौन सा फैक्चुअल स्टेटमेंट कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है और करेक्ट है। हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछती है उनमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फैक्चुअल स्टेटमेंट से जुड़े होते हैं। यूपीएससी भी कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट देती है और पूछती है इनमें से कौन सा फैक्चुअल स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। ये बात को ध्यान में रखकर हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त जो फैक्चुअल स्टेटमेंट कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है वो हमें याद होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में इनकरेक्ट और करेक्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट पहचान सके। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव टाइप। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक और उनके डायमेंशन से पूछे जाते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ये तीन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम जान सकते हैं कि एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसके कौन से डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट तीन क्वेश्चन है उनसे जुड़े हुए
जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें एग्जाम के लिए हमें याद रखना है। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड आते हैं। इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उन्हें ट्रेस आउट करने को कहा जाता है। यूपीएससी एग्जाम में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करके हमें जानने की कोशिश की कि हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ते समय किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। लास्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ते समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एनसीईआरटी के हर चैप्टर में हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट और कंसेप्ट क्रोनोलॉजिकली और थीमेटिकली डिस्कस किए गए हैं। इस वजह से वो चैप्टर पढ़ते समय जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखी गई है उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, और उसके साथ साथ कब हुआ था, किसने किया था और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पूछने के बाद उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उनके बारे में पता चलता है। और चैप्टर खत्म होते ही इस तरह के अप्रोच से हमारे 50% ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। उसके बाद हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। उन क्वेश्चन को समझना है। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से और कौन से डायमेंशन से पूछे गए हैं, उन्हें पूछने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन के बारे में समझने के बाद फिर से वो चैप्टर पढ़ना है और उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है। इससे रिमेनिंग 50% ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट कवर हो जाते हैं और हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट लगते हैं वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाते हैं। ये सारा अप्रोच ध्यान में रखकर जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है उन्हें पढ़ते समय सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के बाद फिर से चैप्टर पढ़ना है। एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रिपेयर करते वक्त हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के लिए हिस्ट्री को सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करते वक्त दो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हमें रेफर करने हैं, स्टैंडर्ड बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दोनों सोर्सेज को यूज करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उस सब टॉपिक के कौन से डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करने के बाद ये पता चलता है कि यूपीएससी ने विजयनगर के किंग कृष्णदेवराया के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक में से कौन सा सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उस सब टॉपिक के कौन से डायमेंशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलने के बाद हमें स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है और देखना है कि सब टॉपिक कृष्णदेवराय के अदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन कौन से है। उनके बारे में जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट है उन्हें पढ़ना है, याद रखना है। ऐसे सब टॉपिक कृष्णदेवराया कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर हो जाता है। ये सब टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद जो ब्रॉड टॉपिक है उसके अदर इम्पोर्टेंट सब टॉपिक भी इसी तरह से ही कवर करने हैं। स्टैंडर्ड बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक है उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। उसके बाद जो फैक्ट और कंसेप्ट स्टैंडर्ड बुक में मिसिंग है उन्हें कवर करने के लिए टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन रेफर करने हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अदर रेफरेंस बुक के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है वो वहाँ सॉल्यूशन में मेंशन होते हैं।
इस तरह से स्टैंडर्ड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से हिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो जाता है। नाउ इट इज टाइम फॉर बिग अनाउंसमेंट। जल्दी हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक कोर्स लेके आएंगे। इस कोर्स के 3 पिलर है। सबसे पहला पिलर है मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेस। सेकेंड पिलर है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थर्ड पिलर है मॉडर्न हिस्ट्री के करंट अफेयर। इस कोर्स में सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस है उन सोर्सेस में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें हम क्रोनोलॉजिकली और थीमेटिकली एग्जाम के डिमांड के हिसाब से कवर करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के क्वेश्चन स्टेटमेंट में और ऑप्शन में जो कीवर्ड्स और थीम्स है जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है उनके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट है उन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। और लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर आते हैं उन करंट अफेयर कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टैटिक इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट होते हैं उन्हें हम एग्जाम के डिमांड के हिसाब से कवर करेंगे। इस मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स से आपका मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम के डिमांड के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने इस साल के क्वेश्चन से लेकर ओवरऑल हिस्ट्री को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। होप दिस वीडियो विल स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम डिमांड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपकमिंग मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।